हेलो एवरीवन। आज हम जयपुर आईटीएटी का एक जजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो रेलेवेंट सेक्शन क्या है सर? 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी। ये क्या बात करता है सर? ये बोलता है कि 1 अक्टूबर 2009 से लेके 1 अप्रैल 2017 से पहले इस बीच में अगर कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और वो किसी भी व्यक्ति से रिसीव कर रही है किसी भी प्रीवियस ईयर में, क्या रिसीव कर रही है सर? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसमें उन्होंने दो चीज़ें बोली। पहला तो हुआ सर कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव की और आपने कोई पैसा दिया नहीं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने रिसीव कर ली, पैसा नहीं दिया, और यहाँ पे क्या हो गया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो उस प्रॉपर्टी की है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये हो सकता है सर कि आपने जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव किया और आपने उसके लिए पैसा दिया है। अब आपने पैसा दिया है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उस प्रॉपर्टी की और जो आपने पैसा दिया उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज़्यादा का है। तो जो एक्सेस जो है अमाउंट कंसिडरेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो एक्सेस अमाउंट को जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब सर इसमें जो है एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो अपने लिए रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। ये प्रॉपर्टी की डिफिनीशन है। और अपने लिए रिलेवेंट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ये जो है अपने केस लॉ से अपने को इस पे फोकस ज़्यादा करना है। अब अपने केस में सर ये हुआ गया कि ये एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो डिस्प्यूट आया है, तो 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है कैपिटल एसेट को। और हमने जो देखा अभी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था? प्रॉपर्टी मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द असेसी। तो कैपिटल एसेट असेसी की जो है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब जब देखते हैं एग्रीकल्चरल लैंड का डिफिनीशन, तो एग्रीकल्चरल लैंड क्या बोला गया कि कैपिटल एसेट साइड एक्सक्लूड द फॉलोइंग। तो कैपिटल एसेट में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और उसमें क्या दिया है? एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग अ लैंड सिचुएटेड। मतलब ये दोनों केस, मतलब ये अगर जो है ज़मीन अगर इन दोनों में अगर सिचुएटेड है तो वो क्या हो जाएगा? वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या बोला गया कि सर किसी भी म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड जिसका पॉपुलेशन जो है 10,000 से कम है, माफ़ कीजिएगा, नॉट लेस देन 10,000 है, तो 10,000 से कम नहीं है, वो एरिया जो है उसको जो है उस वहाँ पे जो ज़मीनें रहेंगी उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना जा सकता। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड का जो एरिया है उसको अगर एरियली हम मेज़र करते हैं तो अगर उसकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो उसका जो 2 किलोमीटर का रेडियस में जो एरिया रहेगा वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। फिर अगर उसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा हो गई और 10 लाख से कम है, तो उसका जो 6 किलोमीटर का एरिया रहेगा वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। और मान लीजिए अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो उसका जो 8 किलोमीटर का एरिया है उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे। तो अब ये जो पार्ट है इसको छोड़ के बाकी की सारी जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड मानी जा सकती है। अब आते हैं सर फैक्ट्स पे। तो फैक्ट्स में क्या हुआ? असेसी ने क्या किया था सर? 2 जो है प्लॉट परचेज किए, मतलब उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव की है और उसने ये बोला कि भाई ये दोनों के दोनों एग्रीकल्चरल लैंड है। दोनों का जो अगर आप सेल डीड उठा के देखेंगे दोनों की सेल डीड का जो कंसिडरेशन था वो था 5,50,000 दोनों प्रॉपर्टी मिला के। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन हुआ उसका जो है अथॉरिटी के द्वारा वो हुआ 8,53,636। तो उसमें क्या हो गया सर? डिफरेंस आ गया 3,03,636। अब हमने पहले पढ़ा कि भाई अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है रिसीव की है, कंसिडरेशन है, लेकिन आपका जो कंसिडरेशन है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसमें अगर 50,000 का डिफरेंस है तो जो डिफरेंस है वो आपको जो है भरना पड़ेगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। तो एओ ने भी सर यही बोला और बोला कि जो है एग्रीकल्चरल लैंड है जो है वो जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है सर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग और बोथ।
तो आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये उसमें फॉल करती है, और जो है उन्होंने ऐड कर दिया उसमें। CIT अपील में भी सर एडिशन को जो है जारी किया गया, उन्होंने भी बोला नहीं इसमें एडिशन होना ही चाहिए। फिर क्या हुआ, SSC को फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ रुख करना पड़ा। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला है उसको हम लाइन बाय लाइन जो है डिस्कस करेंगे और उसको जो है समझेंगे। द डिस्प्यूट in this case was whether agricultural land was to be included in the definition of immovable property and whether it was covered by the provision of section 56 subsection 2 clause 7 subclause B। तो उन्होंने बोला कि भाई ये डिस्प्यूट किस लिए है, वो SSC क्या बोल रहा है कि सर नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन में नहीं आता है इस क्लॉज के लिए, और डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं कि ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। It was the contention of department that there was no express exclusion provided for agricultural land from the operation of 56 to clause 7। तो सर अभी 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड करना है, ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया। बट इट वॉज सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द असेसी दैट वाइड द फाइनेंस एक्ट 2010 इन क्लॉज D in the explanation in the opening portion for the word means the following capital asset of the assessee namely was substituted with retrospective effect from 1 October 2009। लेकिन असेसी की तरफ से क्या दलील दी गई कि सर जो फाइनेंस एक्ट 2010 है उसमें जो एक्सप्लेनेशन जो है दी गई क्लॉज D के लिए, उसमें क्या बोला गया कि जहाँ पे वर्ड मीन्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन करना था, उसमें जो वर्ड है कोट अनकोट मीन्स जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना था किससे, मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल असेट ऑफ द असेसी नेमली। तो ये एडिशन जो है किया गया और जहाँ पे वर्ड मीन्स था उसको हटा के ये चीज़ जोड़ी गई, क्या, मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल असेट ऑफ द असेसी। इट वॉज फर्दर सबमिटेड दैट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड मीन्स फॉर द वर्ड मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल असेट ऑफ द असेसी नेमली made the intention of legislature very clear that henceforth the deeming provision of 56 subsection 2 clause 7 subclause B would apply in case of those 9 specified asset if and only if they were capital asset। उन्होंने क्या बोला सर, उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने, कि सर यहाँ पे जो वर्ड मीन्स था उसको जो है हटाया गया और उसकी जगह पे लाया गया मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल असेट ऑफ द असेसी नेमली। और वो बोल रहे हैं कि इससे जो कानून बनाने वालों का जो इंटेंशन था वो बहुत साफ था कि 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 B वो अप्लाई करेगा सिर्फ और सिर्फ उन 9 स्पेसिफाइड एसेट पे। कौन सी 9 स्पेसिफाइड एसेट हमने पहले भी देखा था, एक बार उसको वापस देख लेते हैं। वो 9 स्पेसिफाइड एसेट के बारे में क्या बोला गया सर, प्रॉपर्टी मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द असेसी नेमली। तो इसमें जो ये 9 एसेट का नाम दिया हुआ है और इनमें इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ आती है। तो डिपार्टमेंट ने ये कंटेंशन लिया नहीं भाई स्पेसिफिकली उसको मेंशन नहीं किया गया, और एसएससी बोल रहे नहीं स्पेसिफिकली जो है इसी को ही मेंशन किया गया है जिसको टैक्स करना है। और ये कभी टैक्स होगा जब वो कैपिटल एसेट होंगे, अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो वो टैक्स नहीं होगा। द ITAT रिफर टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज D ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 वेयर द टर्म प्रॉपर्टी वॉज डिफाइंड टू मीन कैपिटल एसेट ऑफ द असेसी नेमली इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो ITAT ने भी उस चीज़ को रिफर किया। Hence the ITAT held that if the agricultural land purchased by the assessee did not fall in the definition of capital asset under section 2 subsection 14, they cannot be considered as property for the purpose of section 56 subsection 2 clause 7। तो ITAT ने क्या बोला कि जो डिफिनीशन दी गई है कैपिटल एसेट की, उसमें क्या लिखा था, प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट। तो वो 9 एसेट लिखा हुआ था, लेकिन लिखा हुआ था कि वो एज अ कैपिटल एसेट एसएससी होल्ड करना चाहिए। और कैपिटल एसेट की डिफिनीशन क्या दी गई है सर, 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट की डिफिनीशन दी गई है। तो जब तक वो कैपिटल एसेट नहीं होगा तब तक उस प्रॉपर्टी पर आप ये सेक्शन इन्वोक नहीं कर सकते, ऐसा ITAT ने बोला। इन द इंस्टेंट केस where the agricultural land so acquired falls in the definition of capital asset or not, one has to refer to the provision of section 2 subsection 14 which exclude agricultural land in India subject to certain exception। तो सर जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उसमें एग्रीकल्चरल लैंड को तो ऐसे एक्सक्लूड ही कर दिया है, बट उसमें कुछ हमने जो कंडीशन देखी, जो म्यूनसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन के बेसिस पे जो डिस्टेंस एरियली कवर किया जाएगा उसको छोड़ के सारी की सारी एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट माना ही नहीं गया है। हाउएवर
देयर आर नो फाइंडिंग्स ऑफ द लोअर अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। लेकिन जो डिपार्टमेंट में जब असेसमेंट हुआ तो उन्होंने इस बात पर कोई जो है फोकस नहीं किया है कि भाई वो कैपिटल एसेट के में फॉल करता है या नहीं करता है। देयरफॉर वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू सेट असाइड द मैटर to the file of the AO for the limited purpose of examining whether the two plots of agricultural land so acquired falls in the definition of capital asset or not। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम निर्देश दे रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को कि भाई आप एग्जामिन करिए कि ये जो दो ज़मीनें हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड डिफिनीशन में फॉल करती कि नहीं फॉल करती। मतलब आपको वहाँ पे जो कंटेनमेंट बोर्ड और म्यूनसिपैलिटी ये जो डिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है उसमें अगर वो फॉल करती है तो फिर आप कैपिटल एसेट उसको मान सकते हैं। तब तक जो है आप इसको कैपिटल एसेट नहीं मान सकते और आप उसको जो है ट्रीट नहीं कर सकते। द ITAT remanded the matter to the AO to determine whether or not the agriculture the capital asset. It was further concluded that where it is determined by the AO that agricultural land so acquired does not fall in the definition of capital asset, the difference in the SDV and the sale consideration cannot be brought to tax under the provision of 56 subsection 2 clause 7 subclause B and relief should be granted to the cessee। तो ITAT ने क्लियर कर दिया सर, जब तक आप इसको स्पष्ट नहीं बोल सकते कि भाई ये कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में फॉल करता है, तब तक आप जो है ये जो सेक्शन है इसको आप यहाँ पे इन्वोक नहीं कर सकते और उन्होंने एसएससी को रिलीफ ग्रांट कर दी। अब ये जजमेंट तो ठीक है सर, बट इसके साथ में जो कुछ और भी इसी से रिलेटेड जजमेंट है उसको ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी होगा। एक दूसरा जजमेंट था सर जयपुर ट्राइब्यूनल का। तो ट्राइब्यूनल had upheld the applicability of section 56(2) subclause 7 to the purchase of agricultural land। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें दूसरे जजमेंट में जयपुर ट्राइब्यूनल ने बोला था कि नहीं इस पे जो है अप्लीकेबिलिटी आती है। अब ये जो ITAT ने जब ये जजमेंट दिया तो इसमें ये जो केस था इसको रिफर नहीं किया गया, ये एक बात ध्यान रखना चाहिए। हाउएवर इन द अनदर डिसीजन इन योगेश महेश्वरी वर्सेस DCIT, the ITAT जयपुर ट्राइब्यूनल ली थी। द ITAT आफ्टर कंसिडरिंग द डिसीजन ऑफ कोऑर्डिनेट बेंचेस एट पुणे, अब उन्होंने क्या किया, पुणे में एक सर केस हुआ था उसके बेसिस पे और जयपुर का जो दूसरा जो है एक केस था उस बेसिस पे उन्होंने बोला था कि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एसएससी की कैपिटल एसेट नहीं है और इसलिए प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एक चीज़ तो आपने को इससे पढ़ के क्लियर हो गई कि जब तक वो कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में फॉल नहीं करती है एग्रीकल्चरल लैंड, तब तक आप उस पर जो है ये SDV और कंसिडरेशन के बीच का जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर आप टैक्स तब तक नहीं लगा सकते। Thanks.